हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू इंडिया स्कोप। तो आज तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ। मैंने अपने ये प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा चेंज करा हुआ है। तो पहले जो मैं अपने कैरेक्टर्स को ब्लैक कलर में रखता था, मैंने अभी रेड कलर कर दिया है। तो अभी आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये पहले बेटर था या अभी बेटर है। तो अभी हाईलाइट के लिए जो मैं यूज़ करूँगा वो ब्लू कलर यूज़ करूँगा। तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपको बेटर लग रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम आगे की प्रेजेंटेशन देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो होने जा रहा है पोस्ट गुप्ता पीरियड के ऊपर। तो पोस्ट गुप्ता पीरियड में जो डायनेस्टी हमारे पास आई वो थी वर्धन डायनेस्टी, जिन्होंने 550 एडी से लेकर के 647 एडी तक रूल किया। तो अब गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत कैसा था, कौन उठा भारत को संगठित करने के लिए, कैसे ये वर्धन डायनेस्टी रूल में आई, कैसे हर्षवर्धन ने नॉर्थ इंडिया को एक नई पहचान दी। तो चलिए जानते हैं इसकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में। तो वर्धन्स कौन थे? तो गुप्ता एम्पायर के फॉल के बाद 6th सेंचुरी एडी में इंडिया जो था वो एक नए फेज़ में एंटर कर गया। तो ये पीरियड जो था वो ऑफन पोस्ट गुप्ता पीरियड कहा जाता है, ये 600 से लेके 750 एडी तक का। तो इसमें क्या था, जो रीजनल किंगडम्स थे जैसे कि मौखरीज, वाकाटकाज, गौड़ास और लेटर गुप्ता जो भी थे, ये सब उठे, इन्होंने राइस किया। और पुष्यभूति जो कि वर्धन डायनेस्टी का था, उसने वर्धन डायनेस्टी की स्थापना करी। अब पॉलिटिकल सिचुएशन की अगर बात करें तो गुप्ताज एक बड़ी पावर थे। तो जो सेंट्रल अथॉरिटी थी इनके जाने की वजह से वो वीक हो गई, जिसकी वजह से स्मॉल किंगडम्स का राइज हुआ। तो छोटे छोटे किंगडम्स जो थे वो अपने आप को एक्सपैंड करने लगे और इन सब किंगडम्स का नया नया राज स्टैब्लिश हो गया। अब हंस के इन्वेजन की वजह से जो नदर्न स्टेट्स थे वो फर्दर वीक होते जा रहे थे। तो इस रीन में ट्रेड जो था वो डिक्लाइन होता चला गया और रीजनल पावर जो थी वो उन्होंने डोमिनेंस दिखाई। अभी वर्धन डायनेस्टी के राज की बात करें तो पुष्यभूति डायनेस्टी भी इसे कही जाती है। क्यों? क्योंकि इनके जो फाउंडर हैं वो पुष्यभूति हैं। तो इन्होंने थानेसर, जो कि अभी प्रेजेंट डे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का पार्ट है, वहाँ पर पुष्यभूति ने इस डायनेस्टी की स्थापना करी। अब पुष्यभूति जो थे वो थे फ्यूडेटरीज, वन ऑफ फ्यूडेटरीज थे गुप्तास के। फ्यूडेटरीज मतलब जो कि मतलब इन्हीं के अंडर में राज्य कर रहे थे, आप एक तरीके से कह सकते हैं। और तो गुप्तास का जैसे ही डिक्लाइन हुआ, इन्हें काफ़ी प्रोमिनेंस मिली, इन्होंने मौखरीज के साथ अलायंस किया। अब इन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया, एज्यूम कर लिया हंस के इन्वेजन के बाद। तो हंस ने इन्वेजन किया, इन्हें पता चल गया कि अभी डायनेस्टी जो है फर्दर और वीक हो गई, तो इन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट एक तरीके से डिक्लेयर मान लिया। अब इम्पॉर्टेंट रूलर्स की बात करें तो जो ए नंबर पे, ये इस तरीके से होगा ए, तो प्रभाकर वर्धन, जिनका जो रीन था वो 580 से लेके 605 एडी तक है। तो ये पहले नोटेबल रूलर थे इस डायनेस्टी के। इन्होंने हूणों के अगेंस्ट में फ़ाइट करी, हूण वही हंस, और गौड़ के अगेंस्ट भी फाइट करी। इन्होंने नॉर्थ इंडिया में अपनी पावर को एक्सपैंड किया। अब ये जो थे प्रभाकर वर्धन, इन्हें सक्सीड किया इनके बड़े बेटे ने, जिनका नाम था राजवर्धन। आइए राजवर्धन के बारे में देखते हैं। अब राजवर्धन का जो रीन था वो 605 से लेकर के 606 एडी तक ही रहा। क्यों? उसका रीज़न है। तो देखिए, ये प्रभाकर वर्धन के एल्डर सन थे। अब देखिए इसके पीछे एक कहानी जुड़ी हुई है। ये ग्रह वर्मन जो थे, ये एक मौखरी रूलर थे, और साथ साथ ये क्या थे, ये हस्बैंड थे राजश्री के, जो कि राजवर्धन की बहन थी। तो ये जो ग्रह वर्मन थे ये कन्नौज के रूलर थे। इनका क्या हुआ, इनकी हत्या कर दी गई थी देवगुप्त के द्वारा। देवगुप्त जो कि मालवा का रूलर था, उन्होंने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। और ये जो देवगुप्त था, इसकी जो अलायंस थी वो शशांक के साथ थी, जो कि गौड़ रूलर थे नॉर्थ वेस्टर्न बंगाल के। तो अब इन्होंने क्या किया, देवगुप्त ने, इन्होंने कन्नौज को हथिया लिया और राजश्री जो कि प्रभाकर वर्धन की बहन थी उसको इम्प्रिजन कर दिया, यानी उसे बंदी बना लिया। अब राजवर्धन ने क्या किया, एक कैंपेन लॉन्च कर दिया। अब देखिए, किसी की भी बहन है, अगर कोई उसे इम्प्रिजन कर रहा है, उसके पति की हत्या कर रहा है, तो इन्होंने सीधा सीधा उनके खिलाफ कैंपेन स्टार्ट कर दिया। तो देवगुप्त को इसमें इन्होंने डिफीट कर दिया। लेकिन देवगुप्त की अलायंस थी किसके साथ? शशांक के साथ, गौड़ रूलर के साथ। तो शशांक ने क्या किया, बुरी तरीके से इनकी हत्या कर दी। किसकी? राजवर्धन की। देखते हैं अब ये कहानी कैसे आगे मोड़ लेती है।
अब राजवर्धन के बाद जो थे वो हर्षवर्धन आए, जो कि ग्रेटेस्ट रूलर है इस डायनेस्टी के। तो हर्षवर्धन का जो रीन है वो 606 से लेकर के 647 सीई के बीच रहने वाला है। अब ये क्या थे, ये यंगर ब्रदर थे किसके, राजवर्धन के। इन्हें शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने हर्ष एरा स्टार्ट करी थी 606 एडी में। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले तो अपने भाई की हत्या के बाद इन्होंने सबसे पहले अपनी विडो सिस्टर राजश्री को विंध्यान फॉरेस्ट से रेस्क्यू करा। क्यों, क्योंकि जो इनकी बहन थी ये किसी तरीके से कैद से भाग गई थी और ये खुद को आग में जलाने वाली थी। तो इन्होंने सबसे पहले अपनी बहन राजश्री को रेस्क्यू किया। उसके बाद हर्ष ने एक्सपेडिशन स्टार्ट करी, जिसमें पहली एक्सपेडिशन में तो वो सक्सेसफुल नहीं हुए गॉड रूलर शशांक के अगेंस्ट, लेकिन सेकंड अपनी एक्सपेडिशन में ये सक्सेसफुल रहे और शशांक जो थे वो मारे गए 637 एडी में। अब उसके बाद इन्होंने मगध और शशांक के पूरे एम्पायर को कॉन्कर कर लिया और ये नॉर्थ इंडिया के सबसे पावरफुल रूलर एक तरीके से बन गए थे उस समय तक। अब इन्होंने ना केवल कन्नौज को अपने राज में मिला लिया, बल्कि इसे अपनी नई कैपिटल बना लिया। अब हर्षवर्धन जो थे इन्होंने ध्रुव सेन सेकंड को भी डिफीट कर दिया, जो कि मैत्रक रूलर थे कहाँ के, वल्लभी के। और इन्होंने क्या किया, ध्रुव सेन को डिफीट तो कर दिया, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने अपनी जो बेटी थी उसकी शादी ध्रुव सेन 2 के साथ करा दी। तो ये इन्होंने एक तरीके से अलायंस स्थापित कर लिया। अब उसके अलावा पुलकेशिन सेकंड जो थे चालुक्य डायनेस्टी के, ये वातापी वादामी के थे, इन्होंने एक डिसाइसिव डिफीट दी किसको, हर्षवर्धन को। कहाँ पर, नर्मदा नदी के तट पर। तो ये इकलौती डिफीट थी जो हर्षवर्धन की हुई थी। इनकी जो विक्टोरियस लाइफ रही थी उसमें ये इकलौती इनकी डिफीट रही पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। चालुक्य रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि हर्ष को सकलोत्तर पथेश्वरा कहा जाता था, जिसका मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ द होल नदर्न कंट्री। अब 641 एडी की बात करें तो इन्होंने एक एनवॉय को भेजा तायसुंग के पास, जो कि तांग एम्परर थे चाइना के। तो चाइना के साथ इनकी अच्छी डिप्लोमेसी चलती थी। और ये ह्यून सैंग जो थे इन्होंने इंडिया विजिट करी ड्यूरिंग हर्षाज रीन। तो ये एक क्वेश्चन इस पे बनता है, ह्यून सांग जो थे वो हर्षवर्धन के दौरान इंडिया पे विजिट करे थे। अब ह्यून सांग की बात करें तो इनके लिए कन्नौज असेंबली 643 एडी में करी गई थी इनके ऑनर में, और महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म को पॉपुलराइज करने के लिए करी गई थी। और एक प्रयाग असेंबली हुई थी जो कि 643 से लेकर के 644 एडी के बीच में हुई थी। अब ऐसा मेंशन है कि हर्षवर्धन जो थे वो रिलीजियस फेस्टिवल हर 5 साल में करते थे। कहाँ पर, प्रयाग में, यानी कि गंगा यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेले की शुरुआत यहीं से हुई थी। ये जो हर्षवर्धन हर 5 साल में रिलीजियस फेस्टिवल संगम के तट पर ऑर्गेनाइज करते थे। अब ह्यून सैंग की बात करें तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी है जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए बनी हुई थी, ये मेंटेन होती थी 100 ग्राम गांव के रेवेन्यू से, जो कि हर्षवर्धन के द्वारा दिया जाता था। अब हर्षवर्धन के रूल की बात करें तो इन्होंने, देखिए हमने पहले भी बात करी कि अपनी कैपिटल जो है वो कन्नौज में स्थापित कर दी। उसके अलावा इन्होंने मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल करके रखा था, यानी कि पंजाब, बंगाल, ओडिशा और पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो ये देखिए ये इनका, ये पूरा इनका एम्पायर था इस तरीके से। अब इन्होंने साउथ में एक्सपैंड करने की कोशिश की थी, लेकिन जैसा हमने अभी डिस्कस किया था कि पुलकेशिन सेकंड जो थे चालुक्य रूलर, उन्होंने बैंक ऑफ नर्मदा में इन्हें डिफीट कर दिया था। आगे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इनके टाइम पे मोनार्की होती थी जिसमें मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स रहते थे। इन्होंने एम्पायर को प्रोविंसेस, डिस्ट्रिक्ट्स और विलेजेस में डिवाइड करके रखा था, और एक स्ट्रॉन्ग आर्मी, घुड़सवार कैवेलरी, इन्फेंट्री और एलिफेंट्स की सेना इनके पास थी। इन्होंने ऐसा मेंटेन करके रखा हुआ था। अब रिलीजन की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि इनिशियली शैवाइट थे, यानी कि शैव थे, और बाद में ये बुद्धिज़्म के फॉलोअर बन गए। अब ह्यून सांग की बात करें तो ह्यून सांग इन्हें पोर्ट्रे करते हैं एक लिबरल बुद्धिस्ट के तौर पर, जो कि महायान को मानते थे। तो इनका कहना था कि ये लिबरल बुद्धिस्ट थे जो कि बाकी सारे भगवान को भी ऑनर करते थे। अब ये पैटर्न थे
नालंदा यूनिवर्सिटी के और खुद एक स्कॉलर भी थे, मतलब इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को संरक्षण दिया और खुद वहाँ के एक स्कॉलर भी थे। अब इन्होंने ये 3 इन्होंने प्ले लिखे हैं, नागनंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये इन्होंने खुद हर्षवर्धन ने लिखे थे। अब इसके अलावा बात करें तो बाण भट्ट जो थे वो इनके कोर्ट पोएट थे, जिन्होंने हर्ष चरित्र यानी इनके बारे में एक किताब लिखी, हर्ष चरित्र जिसका नाम था, और कादम्बरी भी इन्होंने लिखी थी, किसने, बाण भट्ट ने। इसके अलावा मयूर भी इन्हीं के टाइम पर थे, जो कि मयूर शतक और सूर्य शतक ऑथर हैं। आगे देखते हैं। अब अगर वर्धन डायनेस्टी के डिक्लाइन की बात करें तो 647 एडी में हर्ष की मृत्यु हो गई विदाउट एन हायर, यानी इनका कोई भी वारिस नहीं था। तो एम्पायर जो था वो फ्रैगमेंट हो गया इनटू स्मॉल किंगडम्स, तो इनका जो बड़ा एम्पायर था वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया। अब इससे क्या हुआ, लार्ज नॉर्थ इंडियन एम्पायर का अंत हुआ, जब तक कि लेटर डायनेस्टीज यहाँ पर नहीं आ गई। हर्ष जो था इन्होंने सेम टू सेम गवर्न किया अपने एम्पायर को, कैसे, गुप्तास के जैसे, बट एक इनमें डिफरेंस था कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ज़्यादा फ्यूडल था और डिसेंट्रलाइज था, जबकि गुप्तास का एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड हुआ करता था। अब सिग्निफिकेंस की बात करें तो हर्ष का जो रीन था इसे एक ब्रिज कहा जाता है बिटवीन एंशियंट एंड मिडीवल इंडिया। अब देखिए एंशियंट इंडिया का यहाँ से अंत हो रहा है, नदर्न इंडिया की अगर बात करें तो, और यहाँ से शुरुआत हो रही है मिडीवल इंडिया की। तो हर्ष के जो इनका जो रीन था उसे हम लोग एक ब्रिज कह सकते हैं बिटवीन एंशियंट एंड मिडीवल इंडिया। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बावजूद इनके टाइम पर आर्ट, लिटरेचर और लर्निंग फ्लरिश करती चली गई। तो ये भी एक सिग्निफिकेंस है इनके किंगडम की। तो ये था हमारा वीडियो वर्धन डायनेस्टी के ऊपर। अगर ये आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।